चार थे। एक आदमी कम उम्र बेरीश लड़के के साथ शर्मनाक हालत में मुलव्विस था, जबकि बाकी तीन सीडी प्लेयर पर पश्तो का मुजरा देखने में महव थे। मेरी आवाज से सिवाय लड़के के साथ घिनौनी हालत में मौजूद आदमी के बाकी तमाम सुन हो गए थे। वो अभी तक अपनी हरकत पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सका था। उसकी मुश्किल ग्लॉक की मजल से निकलने वाली बेरहम और सूरत हाल नाआशना गोली ने आसान कर दी थी। माथे में बेवस्त होने वाली गोली ने उसके अंदर पलने वाले हैवानी जोश को पुरअज़ियत थरथराहट में तब्दील कर दिया था। अपने साथी का अंजाम देखते ही उनमें से दो ने उठकर दूसरी चारपाई पर पड़ी क्लैशनकोफों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। यकीनन हरकत में बरकत होती है, मगर उनकी हरकत किसी भारी गाड़ी के पहिए के नीचे सर देने के मुशाबे थी, और लाजिमन ऐसी हरकत बरकत की बजाय हसरत का बाइस बनती है। दोनों की कोशिश में ग्लॉक की गोलियां यूं रखना अंदाज हुई जैसे बारिश की राह में छतरी। दोनों अपने साथी की नकल उतारने लगे। चौथे आदमी ने फौरन अपने हाथ सर से बुलंद कर लिए, जबकि नौउम्र लड़का जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा, चुप, जल्दी से कपड़े पहनो। वो लरसता हुआ अपने लिबास की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने जोर से कहा, हालात काबू में हैं, बाहर ही रहो। पलवशा तक अपनी खैरियत पहुंचाकर मैं आगे बढ़कर माहिराना अंदाज में चौथे आदमी की तलाशी लेने लगा, मगर उसकी जेबों में कोई काबिल जिक्र चीज मौजूद नहीं थी। उसकी कमीज उतार कर मैं उसी से उसके हाथ पुश्त पर बांधने लगा। LED की स्क्रीन पर पश्तो के भड़कीले गीत पर चुस्त शलवार कमीज में मलबूस एक रक्कासा जिस्म को यूं तोड़ मोड़ रही थी जैसे उसे तशन्नुज के दौरे पड़ रहे हों। जितने वाहियात उस गाने के बोल थे, उससे कई गुना वाहियात उस लड़की का रक्स था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि CD प्लेयर या LED को ऑफ करता। मेरे कीमती वक्त को बचाने के लिए ग्लॉक की गोली काम आई। LED स्क्रीन और CD प्लेयर पर एक एक गोली जाया करके मैं लड़के की तरफ मुतवज्जे हुआ जो बाकायदा लरज रहा था। उसे बाजुओं से पकड़कर मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ धकेला। पलू खान, उसे साथ वाले कमरे में बंद कर दो। पलवशा ने फौरन अंदर झांक कर देखा, मगर इस अंदाज में भी उसका सर किसी पेंडुलम की तरह हिलते हुए बाहर का जायजा ले रहा था। लड़के को बाजू से पकड़कर बगैर कोई सवाल किए उसने बाहर खींच लिया। मैंने कहा, कमरे में हथियार की गैर मौजूदगी को यकीनी बना लेना। ये जानते हुए भी कि पलवशा कोई बेएहतियाती नहीं करेगी, मैंने मशवरा देने में बुखल से काम नहीं लिया था। तुम अच्छा नहीं कर रहे SS, वो यकीनन मुझे जानता था। रही सही कसर पलवशा के नाम ने पूरी कर दी थी। सनोबर खान के आदमियों के लिए पलू खान नाम अजनबी नहीं था। यूं भी पलवशा खान वजीर और SS की दास्तान काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। इसमें ज्यादा किरदार कबील खान और जहांदाद खान की हलाकत का था। इलाके के दो सरकर्दा सरदारों का एक आम सी लड़की और लड़के के हाथों कत्ल होना बहुत बड़ी बात थी। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, हाँ, तुम जैसे इंसान दुश्मन का जमीन से सफाया करना यकीनन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम है। वो बोला, तुम्हारी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मगर मेरी तो है। वो बोला, वजह? मैंने कहा, तुम मेरे वतन के दुश्मन हो और मेरे लिए यही वजह काफी है। वो बोला, सरदार सनोबर खान इस बार तुम्हें माफ नहीं करेगा। उसने दबे लफ्जों में धमकियां देना चाही। इस मर्तबा मेरा हाथ घूमा और वो उलट कर पीछे को गिरा। मैंने उसे सर के बालों से पकड़कर सीधा बिठाया। मैं तुम्हारी धमकियां सुनने नहीं आया, इसलिए जो पूछता हूँ आराम से उसका जवाब देते रहो। वो कोई लफ्ज मुंह से निकाले बगैर कीना तोज नजरों से मुझे घूरने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम? वो आहिस्ता से बोला, शाहजहान। मैंने कहा, बाकी लोग कहाँ दफा हो गए हैं? मैंने जानते बूझते ऐसा सवाल किया था जिसकी बाबत मुझे मालूम था। वो बोला, थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं, बस आते ही होंगे। उसने सफाई से झूठ बोला और मैं उसके झूठ बोलने का ही मुंतजिर था। अगले सवाल से पहले मैंने चारपाई पर पड़ी क्लैशनकोफ की स्लिंग निकालकर उसकी नंगी पीठ पर चाबुक की तरह तवातुर से बरसाई। उसने सख्ती से होंठ भींच लिए थे, मगर ज्यादा देर सब्र न कर सका और जल्द ही कराहने पर मजबूर हो गया। उसकी पीठ पर सुर्ख लकीरें पड़ गई थी, किसी किसी जगह से खून भी रिसने लगा था। मैंने कहा, यकीनन अब झूठ नहीं बोलोगे। उसकी कराहें जब चीखने में तब्दील हो गईं, तो हाथ रोक कर मैं दोबारा उससे मुखातिब हुआ। उसने कराहते हुए जबान खोली, तुम ज्यादती कर रहे हो। मैं मुस्कुराया। झूठे जवाब पर इतनी ज्यादती तो रवा है। बाकी जवाब देते हुए ये ध्यान में रहे कि कुछ सवालात के जवाबात मुझे मालूम है और ऐसे सवालात का मकसद तुम्हारी सच्चाई को जांचना है। ये आखिरी वार्निंग थी, इसके बाद तुम्हारा झूठ जिंदगी का आखिरी झूठ साबित होगा। उसने बेबसी से होंठों पर जबान फेरी और सर झुका लिया। मैंने अपना सवाल दोहराया, तो बाकी लोग कहाँ गए हैं? वो बोला, अंगूर अड्डे वाली हवेली में आज सरदार सनोबर खान एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है, जहां उनके हलीफ सरदार भी आएंगे, चंद गैर मुल्की मेहमान भी हैं। इस मर्तबा उसने सच बताते हुए तफसीली जवाब दिया। मैंने कहा, शाबाश, अब जरा ये बताओ, साथ वाली हवेली में कितने मुहाफिज हैं? वो बोला, कोई भी नहीं है। मैंने कहा, घर में कितने मर्द होंगे? वो बोला, कोई मर्द नहीं है, औरतें और बच्चे हैं। मैंने कहा, एक गहरा सांस लेते हुए मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान पलवशा भी अंदर आकर खामोशी से बैठ गई थी। मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। वो जल्दी से बोली, तमाम बैठक छान ली है, कोई भी नहीं है। मैं दोबारा शाहजहान से सवालात करने लगा। सवालात के इख्तिताम पर मैंने पलवशा की जानिब देखा, गोया उसका कोई सवाल था तो वो कर सकती थी।
वो जहरखंद लहजे में मुस्तफसिर हुई। शाहजहां, याद है मेरे मासूम भाई के बारे में गिलाज़त उगलते वक्त सनोबर खान ने तुम्हारी तरफ इशारा करके क्या कहा था कि उसके पास ऐसे आदमी मौजूद हैं जो कमसिन लड़कों का शौक रखते हैं। वो थूक निगलते हुए बोला, वो तो सरदार ने तुम्हें डराने के लिए कहा था। वो बोली, और तुमने कहा था कि मेरे भाई के बाद मेरे साथ भी ऐसा ही सलूक करोगे। पलवशा के इत्मीनान भरे लहजे में कोई ऐसी धमकी पोशीदा थी कि वो थर थर कांपने लगा। मैं उसने कुछ कहना चाहा, मगर पलवशा ने क्लॉक सीधा करते हुए उसकी छाती में गोली उतार दी। बकवास बंद करो कंजर। यकीनन वो मजीद वक्त जाया करने के हक में नहीं थी। शाहजहां का फड़कना रुकते ही मैंने उसे मुतवज्जे किया। चलें? वो बोली, चलना ही पड़ेगा। एलईडी आपने यूं भी तोड़ दी है, वरना जो गाना लगा था उस पर मैं बहुत अच्छा रक्स पेश कर सकती थी। मैंने कहा, बकवास बंद करो। वो बोली, अच्छा एक खुशी की बात बताऊं? मैंने फलसफियाना लहजे में कहा, खुशी की बात छुपानी तो नहीं चाहिए। वो बोली, मेरी सौकन भी यहाँ मौजूद है। मैंने कहा, सौकन? वो वजाहत करते हुए मुस्कुराई, बैरेट M107। उसे मैंने उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर का मकूला सुनाया था और वो उसे भूला नहीं था। मैं बेसब्री से मुस्तफसिर हुआ, कहाँ है? वो बोली, आए। मुझे साथ लेकर जुनूबी तरफ बने खवास के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं एक कमरे में बैरेट M107 का मुकम्मल सामान मौजूद था। उसके साथ 60 के करीब फालतू गोलियां भी मौजूद थी। वो कीमती राइफल देखते ही खुशी से मेरी बाछें खिल गई थी। मैं मोहब्बत भरे अंदाज में राइफल की बॉडी पर हाथ फेरने लगा। मुझे देखकर पलवशा कहने लगी, राजू मुझे जलन महसूस हो रही है। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, पागल। बोली, अच्छा एक और बात, यहाँ तहखाना भी मौजूद है जिसमें काफी हथियार और गोला बारूद मौजूद है। जोश भरे अंदाज में मैं उसके साथ तहखाने की तरफ बढ़ गया। तहखाने का दरवाजा साथ वाले कमरे में मौजूद था। तहखाना 2 कमरों पर मुश्तमिल था। दोनों कमरों की लंबाई चौड़ाई 15-16 फुट के करीब होगी। वो दोनों कमरे ऐन उन खास कमरों के नीचे बने हुए थे। एक कमरे में लकड़ी के बक्सों में नई क्लैशनकोफें, रूगर MP9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, रॉकेट लॉन्चर और स्नाइपर राइफल ड्रैगनॉफ भरी हुई थी। क्लैशनकोफों की तादाद ज्यादा थी। कमरे की दीवारों के साथ इन हथियारों के एमुनिशन की भरी हुई पेटियां रखी हुई थी, जबकि दूसरे कमरे में बारूद की थैलियां, मुख्तलिफ किस्म के स्विच, सेफ्टी फ्यूज और डेटोनेटर पड़े हुए थे। उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के बारूदी फंदे, टाइम बम और टैंक शिकन बारूदी सुरंगें भी पड़ी दिखाई दी। यहाँ आपको ज़िम्नन एक बात बताते चलें, पिछले दिनों एक मोहतरम मुसन्निफ की तहरीर नजर से गुजरी, जिसमें मौसूफ का हीरो एक इमारत में कुछ खतरनाक दुश्मनों से नबरदाजमा होता है। वहाँ दुश्मनों के पास कुछ फालतू हथियार और एमुनिशन का जखीरा भी मौजूद होता है। एमुनिशन के जखीरे में गलती से गोली लगती है और इतना बड़ा धमाका होता है कि सारी इमारत फक से उड़ जाती है, जबकि हीरो साहब उस धमाके की शिद्दत से उड़ते हुए इमारत से बाहर जाने वाली किसी ट्रॉली में जा गिरते हैं और उसे खराश तक नहीं आती, जबकि बाकी की इमारत और उसमें मौजूद लोगों का नामो निशान नहीं बचता। ये सब पढ़ने के बाद समझ न आया कि हंसें या रोएं। सबके मरने के बावजूद हीरो मियाँ कैसे बच गए, ये तो खैर एक अलहदा मौजू है। लेकिन मसला तो ये है कि एमुनिशन के जखीरे में गोली लगने से इस तरह का धमाका हो सकता है या नहीं। ये बात उतनी ही बड़ी दस्तकयास है कि जितनी पानी को आग लगना, क्योंकि बारूद का जखीरा भी इस तरह गोली लगने से एकदम धमाके से नहीं फटता। जबकि जनाब मुसन्निफ ने हथियारों के एमुनिशन को यूं धमाके से फाड़ा जैसे कोई तैयार शुदा डेमोलिशन सेट या IED हो। यकीनन मोहतरम ने किसी इंग्लिश फिल्म का सीन देखकर ये मंजर तराशा होगा। बहरहाल हकीकत से इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं। हालांकि किसी भी जगह अगर कोई ऐसा एमुनिशन पड़ा हो, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर या मार्टर वगैरह का एमुनिशन, और उसे आग लग जाए या फाजिल मुसन्निफ के बकौल गोली लगने से ही वो फटना शुरू हो जाए, तो यकीनी तौर पर हर रॉकेट या हर गोला अलहदा-अलहदा और वक्फे वक्फे से फटेगा। बाकी आम राइफल की गोलियां धमाका नहीं करती, बस वो खुद फट कर नाकारा हो जाएंगी। उनके फटने की आवाज तो फुलझड़ियां चलने की तरह आएगी, लेकिन राइफल, क्लैशनकोफ वगैरह की गोलियां इस तरह फटकर किसी कमरे वगैरह को नहीं उड़ा सकती। बहरहाल ये एक ज़िम्नी बात थी। अगर बारूद की इकसाम के बारे में बात की जाए तो बारूद की 2 बड़ी इकसाम हैं, एक लो एक्सप्लोसिव्स और दूसरे हाई एक्सप्लोसिव्स। लो एक्सप्लोसिव्स राइफल वगैरह की गोलियों में इस्तेमाल होते हैं और हाई एक्सप्लोसिव्स किसी भी चीज या जगह को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर खुद हाई एक्सप्लोसिव्स की मुख्तलिफ इकसाम हैं, कोई माया की शक्ल में होती है, कोई ठोस और कोई पाउडर वगैरह की शक्ल में। उसको फाड़ने के लिए भी एक मखसूस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, जिसमें डेटोनेटर, प्राइमर, सेफ्टी फ्यूज वगैरह का इस्तेमाल होता है। इसी तरह हाई एक्सप्लोसिव्स बारूद को शैतानी फंदों में भी लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें कुछ फंदे ऐसे होते हैं जो खींचने पर चाल करते हैं, जिन्हें दरवाजों और खिड़कियों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फंदे वजन पड़ जाने पर चलते हैं।
जैसे बारूदी सुरंगें कुछ वजन हटने पर चाल करते हैं। ऐसे फंदे आम इस्तेमाल की ऐसी चीजों के नीचे रख कर इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें आम रोजमर्रा में लोग दाएं बाएं करते रहें। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो मखसूस वक्त पर चलते हैं जिन्हें टाइम बम कहा जाता है। खैर, ये चंद बारूद के बारे में बातें थी, वरना बारूद अपने आप में एक बड़ा मौजू और मुस्तकिल इल्म है। बारूद के जखीरे को अच्छी तरह देखते ही मैंने ऐलान किया, मेरा ख्याल है दोनों इमारतों को तबाह करने के लिए ये बारूद काफी है। पलवशा ने खुशी का इजहार करने में देर नहीं लगाई थी। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा, ठीक है, मैं धमाके के लिए बारूद तैयार करता हूँ। तुम गैराज में खड़ी गाड़ी की चाबियां ढूंढकर गाड़ी को इन कमरों के सामने ले आओ। वो सर हिलाती हुई सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी, जबकि मैं डेमोलिशन सेट तैयार करने लगा। वो काफी वक्त लगाकर लौटी थी। उसकी वापसी तक तमाम जरूरी कार्रवाइयां करके मैंने सारे बारूद को टाइम बम के साथ जोड़ दिया था। टाइम बम पर मैंने वक्त सेट नहीं किया था। उसके वापस आते ही मैंने पूछा, काफी देर लगा दी। वो बोली, चाबी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा, चलो एमुनिशन और हथियार गाड़ी में रखते हैं ताकि इतना कीमती असलहा इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो। वो कहने लगी, जानती हूँ, आपने इसीलिए तो गाड़ी को उन कमरों के सामने मंगवाया है। हम दोनों हथियार और एमुनिशन की पट्टियां सिंगल केबिन की बॉडी में रखने लगे। हमारा मजीद आधा घंटा इसी में लग गया। इसी असना में वो लड़ाका दरवाजे को खटखटाते हुए आवाजें देने लगा। शायद वो समझ रहा था कि हम वहाँ से रुखसत हो गए हैं। मैंने करीब जाकर उसे सख्ती से डांटा और चुप रहने को कहा। वो सहम कर दोबारा खामोश हो गया था। अब क्या करें? बैठक के दूसरे कमरे में मौजूद हथियार भी गाड़ी की बॉडी में मुंतकिल करके पलवशा मुस्तफसिर हुई। मैंने उसे वहाँ आते वक्त की बात याद दिलाई। तुम कबील खान की औरतों से इंतकाम वगैरह का सोचे हुए थी। वो बोली, दफा करो, उस खबीस और बेगैरत के अफाल में इन बेचारियों का क्या कसूर? मैंने कहा, मगर उनसे घर तो खाली करवाना पड़ेगा। यहाँ होने वाले धमाके से यकीनन इस इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचेगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो भी मलबे का ढेर बन जाएगी। वो बोली, राजू, कहीं इस धमाके से दाएं बाएं मौजूद इमारतों को नुकसान न पहुंचे या धमाके की वजह से जो पत्थर वगैरह उड़ेंगे उनकी जद में कोई बेगुनाह न आ जाए। मैंने कहा, तुम इतनी समझदार पहले तो नहीं थी। वो तुर्की बतुर्की बोली, अगर समझदार होती तो तुमसे शादी करती। मैं दोबारा तहखाने का रुख करते हुए बोला, पगली, यही एक काम तो तुमने समझदारी वाला किया है। हंसते हुए बोली, सही कहा, और उसने मेरे साथ कदम बढ़ा दिए। सीढ़ियां उतरकर मैंने आपस में बांधी हुई बारूद की थैलियों को खोलकर वो पाउडर तहखाने में बखेर दिया। वहाँ मौजूद डेटोनेटर, प्राइमर और दूसरा हल्का फुल्का सामान मैंने पलवशा को गाड़ी में रखने के लिए कहा। सेफ्टी फ्यूज जो केबल की तरह होता है, उसे खोलकर मैंने एक सिरा तहखाने में मौजूद लकड़ी की पेटी से बांधा और बाकी को खोलकर ऊपर तक ले गया। वहाँ से जाते वक्त मैं उसे आग लगाना चाहता था ताकि वो तहखाने में बिखरे तमाम बारूद को जाया कर दे। डेटोनेटर के बगैर वो बारूद धमाका नहीं कर सकता था, बस चलकर जाया हो जाता। बाहर जाकर सबसे पहले तो उस लड़के को कमरे से निकाल कर 2-3 थप्पड़ लगाए और वहाँ से भाग जाने का कहा। उसके भाग जाते ही मैंने पलवशा को दाखिली दरवाजा खोलने का कहा और खुद सेफ्टी फ्यूज को आग लगाकर गाड़ी में बैठ गया। सेफ्टी फ्यूज की लंबाई 35-40 फुट थी। सेफ्टी फ्यूज 1 मिनट में 2 फुट के करीब जलता है। इस तरह 20 मिनट के बाद ही आग तहखाने तक पहुंच पाती। गाड़ी के दरवाजे से बाहर जाते ही पलवशा ने दरवाजा बाहर ही से कुंडी करके मेरे साथ आ बैठी। अगर गाड़ी को मैं वहां से अपने ठिकाने पर ले जाता तो खतरा था कि सनोबर खान के किसी हमदर्द की नजर पड़ जाती या यूं ही बरसबीले तस्करा ही कोई उसका जिक्र सनोबर खान या उसके किसी आदमी से कर सकता था। इसलिए मैं अंगूर अड्डे वाली सड़क पर आगे निकलता गया। गांव से बाहर आते ही मैं दाएं बाएं एहतियात से जायजा लेते हुए गाड़ी नाले में उतार दी। उसी बड़े नाले में चलते हुए थोड़ा सा आगे जाकर मैंने गाड़ी एक जेली नाले में मोड़ दी। ये वही नाला था जिस जगह सरदार खान और मैंने कबील खान के साले खाइस्ता गुल को अपने अंजाम तक पहुंचाया था। गाड़ी घनी झाड़ियों के एक झुंड में छुपाकर हम बाहर निकल आए। पलवशा ने वहां से रूगर MP9 पिस्टल और उनकी 100-150 के करीब गोलियां उठाकर अपने पास रख ली थी। मैंने बैरेट M107 को साथ लेना पसंद किया था। इसी नाले में चलते हुए हम अलाम खेल की शुमाली जानिब जाकर गांव में दाखिल हुए। दोपहर ढले ही हम कमांडर अब्दुल रशीद की बैठक में पहुंच सके थे। जाते साथ ही मैंने कारी गुलाम मोहम्मद को हवेली पर हमले की सारी तफसील बताई और उसे असलहा छुपाने वाली जगह के बारे में बता दिया। खुशी से उसका चेहरा चमकने लगा। जज़ाकल्लाह बेटे, बाकी हम संभाल लेंगे। और मैं सर हिलाता हुआ वहां से निकल गया। पलवशा तकिए के साथ कमर टेके पश्तो का कोई गीत गुनगुना रही थी। मैं उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए आहिस्ता आवाज में गुनगुनाती रही। मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं गीत के बोलों में खोया हुआ नींद की वादियों में उतरता गया। अगले दिन अलाम खेल में काफी हलचल मची हुई थी। सनोबर खान बिल्कुल पागल हो गया था। अपने 4 आदमियों की मौत, असलहे और बारूद का नुकसान उसे इतनी जल्दी हजम नहीं हो सकता था। कारी गुलाम मोहम्मद ने उनकी गाड़ी से असलहा लेने के लिए बहुत एतमाद वाले बंदे रवाना किए थे, क्योंकि वो जानता था कि मुजाहिदीन में भी सनोबर खान का कोई आदमी छुपा हो सकता है। गो ऐसा आदमी हमारी मुखबरी भी कर सकता था।
मगर वहाँ हमारी मौजूदगी से मुजाहिदीन के सनोबर खान से होने वाले मुआहदे पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। वो असलहा उठाकर कारी गुलाम मोहम्मद के आदमी सीधा अंगूर अड्डे में मौजूद अपने कैंप में ले गए थे। इन हथियारों और एमुनिशन को अब्दुल रशीद की बैठक में रखना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। जहाँ पर शायद कोई ये सोचे कि मुजाहिदीन मुआहदे के खिलाफ ये काम कर रहे थे, तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब कार्रवाई मैंने और पलवशा ने की थी और उनका असलहा लूट लेने के बाद हम अपनी तरफ से मुजाहिदीन के हवाले कर रहे थे। अलबत्ता अगर इस काम में मुजाहिदीन हमारी मदद करते तब वो मुआहिदा तोड़ने वाले बनते। हमने पूरा दिन कमरे में बंद रहकर गुजारा। मैंने खुद भी तमाम नमाजें कमरे में अदा की। मेरी वहाँ मौजूदगी के बारे में अब सिर्फ कारी गुलाम मोहम्मद या उसका वो भरोसे वाला आदमी जानता था जो हमारे लिए खाना लाता था। दिन का खाना वो ऐन उस वक्त लाया था जब लोग जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में गए थे, और रात का खाना वो ठीक इशा की नमाज के वक्त लाया था। पूरा दिन बेकार कमरे में पड़े हम मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते रहे, और जब थक गए तो पलवशा मुझे गोद में सुलाकर अपनी आवाज में पश्तो के गीत सुनाती रही। उसकी आवाज इतनी बुलंद नहीं थी कि कमरे से बाहर जाती। अगले 3-4 दिन हमने वहीं गुजारे थे। इस ताज़ा वाक़े के बाद सनोबर खान और उसके आदमी यकीनन चौकन्ने थे। इतना अंदाजा तो मुझे भी था कि सनोबर खान तक ये बात पहुंच गई होगी कि इस कार्रवाई के पीछे किसका हाथ है, और कोई नहीं तो वहां मौजूद जिस लड़के को हमने जिंदा जाने दिया था उसने जरूर उस तक ये खबर पहुंचा दी होगी, क्योंकि ऐसे लड़कों की सनोबर खान की बैठक में आमदोरफ्त रहती थी। मेरा इरादा अब सनोबर खान के कांटे को निकालने का था। उसके जानशीनों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी जगह संभाल सकता। गो उसके कमांडरों में चंद ऐसे आदमी मौजूद थे जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जारी रख सकते, मगर उनमें कोई भी सनोबर खान या उसके हलाक होने वाले सोतेले भाई कबीर खान जैसा नहीं था। अलबत्ता ये मुमकिन था कि किसी दूसरे गांव का सरदार इन कार्रवाइयों की सरपरस्ती करने लगता। यूं भी कई सरदार उसके हलीफ थे। इसी तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी चंद उसके साथ मिले हुए थे। अलबत्ता कुछ उसके दोस्त तो थे, मगर वो पाक आर्मी या वतन दुश्मनी में मुलव्विस नहीं थे। वो बस असलहे और नशा आवर अशिया की स्मगलिंग करते थे। सनोबर खान को ठिकाने लगाने के बाद मेरा इरादा पलवशा को गाँव छोड़कर आने का था, क्योंकि मैं उसे मजीद इन खतरनाक कार्रवाइयों में साथ नहीं रख सकता था। पाक आर्मी का सिपाही होने के नाते मेरी जिम्मेदारी तो ये बनती थी कि मैं दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ता, लेकिन पलवशा किसी भी हिसाब से इन कार्रवाइयों का हिस्सा बनने की मजाज नहीं थी। उसका मेरे साथ मौजूद होना मुझे जितना भी खुश करता, लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी वजह से मेरा दिल हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों से लरसता। वो तरबियत याफ्ता, हौसलामंद, बहादुर और दलेर लड़की थी जो दुश्मनों को नाको चने चबाने की सलाहियत रखती थी, लेकिन मैं चाहता था कि उसे इन मुश्किलों से दूर रखूं। रात काफी गुजर गई थी। बातें करते करते पलवशा की आंखें बंद होने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और दरवाजा खोलने लगा। पलवशा फौरन रजाई में घुस गई थी। उसे मालूम था कि मैं उसका मर्दों के सामने आने का बुरा मनाता हूँ, और वो मेरे जज्बात का एहतराम करती थी। मुझे नाराज करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। दरवाजा खोलने पर मुझे कारी गुलाम मोहम्मद की शक्ल नजर आई। मैंने हैरान होते हुए उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। अंदर आकर दरवाजा फेरते ही वो कहने लगा, इस वक्त जहमत देने पर माजरत खा हूँ। मैंने एहतराम से कहा, हुक्म करें कारी साहब। वो बोला, मोहतरम बात यह है कि सनोबर खान अपने आदमियों की हलाकत और असलहे के नुकसान पर बहुत बावला हुआ है। उस तक ये खबर भी पहुंची है कि ऐसा करने वाले आप दोनों हैं। आप दोनों की तलाश में वो पागलों की तरह भागता फिर रहा है, और इतना तो आप जानते हैं कि गद्दार हर जगह पाए जाते हैं। कोई पैसे पर बिक जाते हैं तो कोई किसी और लालच में अपने जमीर का सौदा कर लेते हैं। इसी वजह से मैंने असलहा उठाने के लिए निहायत एतमाद वाले आदमी रवाना किए थे। इसी तरह मेरी ये कोशिश भी थी कि आप दोनों की दोबारा आमद की खबर किसी को ना हो सकता है मैं इस काम में कामयाब न हो सका हूँ। यकीनन सनोबर खान तक आप दोनों की यहाँ मौजूदगी की खबर पहुँच जाएगी। वो फौरन हमसे मुतालबा करेगा कि आप दोनों को उसके हवाले किया जाए, या ये कि आप लोग यहाँ से निकाल दिए जाएं, और इस सूरत में उसके आदमी इस जगह को घेर लेंगे। मैंने फौरन उसका मतमे नजर समझते हुए कहा, गोया आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, मैं इस वक्त आप लोगों को यहाँ से भागने का रास्ता दिखाने आया हूँ कि बिलफर्ज ऐसा हो जाए तो आप लोग कैसे बचकर निकल सकते हैं। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हमें अलाम खेल से निकलने के तमाम रास्तों का इल्म है। वो इत्मीनान से बोला, यकीनन होगा, मगर मैं आपको अलाम खेल नहीं, यहाँ से निकलने का रास्ता बताने आया हूँ। मेरे लहजे में हैरानी थी। यहाँ से? वो मुस्कुराया, जी मोहतरम, आप लोग जिस कमरे में रह रहे हैं ये आम कमरा नहीं है। ये मुजाहिदीन के चंद बड़े कमांडरों के लिए मखसूस है, और आपको यहाँ पलवशा बेटी की वजह से ठहराया है ताकि लड़की जात की बेपर्दगी ना हो और उसे गुस्ल खाने या बैतुल खला के लिए गैर मर्दों के सामने ना आना पड़े। मैंने कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पलवशा ने भी रजाई से मुंह निकाले बगैर कहा, मैं भी। वो बोले, अब इस बात से ये ना समझ लेना कि SS की मुजाहिदीन की नजरों में कोई अहमियत नहीं। हकीकत तो ये है कि लोग आपको बहुत चाहते हैं। जिस तरह आपने इन दहशतगर्द सरदारों का डटकर मुकाबला किया है, यकीन मानो दिल खुश होता है। मैंने कहा, कारी साहब, असल तारीफ के हकदार तो आप लोग हैं।
बगैर किसी सिले और तनख्वाह के कुफर से बरसरे पैकार हैं। मैं तो पाक आर्मी का नौकर हूँ। वो बोला, कसर नफसी है आपकी, वरना पाक आर्मी का हर सिपाही भी अपनी जगह जिहाद ही कर रहा है। मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर पहरा देना, दहशत गर्दों के खात्मे के लिए अंदरूने मुल्क हर मुसीबत को गले लगाना इतना आसान नहीं है। बाकी जहाँ तक तनख्वाह का ताल्लुक है वो तो लेना मजबूरी है। अगर एक आदमी अपने औकात और सलाहियतें मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ करता है तो बीवी बच्चे और बूढ़े वालिदैन भी उसकी जिम्मेदारी होते हैं। मुल्क की खिदमत करते हुए उनका बोझ किस पर लादा जाए। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हम बेफायदा तकरार में हैं। वो बोले, चलो फायदे की बात करते हैं। ये कहकर वो मगरबी दीवार के साथ लगे कपड़े लटकाने वाले हैंगर की तरफ बढ़ा, जिसकी चौड़ाई के बराबर दीवार पर खूबसूरत प्लास्टिक शीट लगी हुई थी और उस प्लास्टिक शीट का मकसद हैंगर से लटकाने वाले कपड़ों को दीवार के साथ लगकर गंदा होने से बचाना था। हैंगर जमीन से करीबन 7 फुट बुलंदी पर था, जो कि चौड़ाई में 5 फुट के बकदर होगा, और उस जगह पर लगी हुई प्लास्टिक शीट 5 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी थी। यूं प्लास्टिक शीट जमीन से 1 फुट ऊपर ही खत्म हो जाती थी। उसके नीचे कच्ची दीवार नजर आ रही थी। कारी गुलाम मोहम्मद ने प्लास्टिक शीट के एक जानिब गड़े हुए कील निकाले, जो निहायत आसानी से बाहर आ गए। प्लास्टिक शीट हटाते दूसरी जानिब खिड़की देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे पीछे आने का कहकर वो उस चौकोर सुराख के अंदर दाखिल हो गए, जो जमीन से 2 फुट ऊंचाई से शुरू होकर 6 फुट बुलंदी तक चला गया था। मैंने उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। दूसरी जानिब जाते ही 3 फुट चौड़ा रास्ता नजर आया, जो जुनूब की तरफ जा रहा था। गोया वो गैलरी नुमा रास्ता तमाम कब्रों के अकब से गुजरता था। वो रास्ता उस बैठक की जुनूबी दीवार के पास जाकर खत्म हुआ। दीवार के पास जमीन दोज रास्ता था। सीढ़ियां उतरकर हम 15-20 फुट सीधे चले और फिर सीढ़ियां चढ़कर पहले की तरह 3 फुट चौड़े रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद अगले मकान की अकबी दीवार के साथ वो रास्ता आगे बढ़ने लगा। अब्दुल रशीद की बैठक और साथ वाले मकान के दरमियान तो गली मौजूद थी, लेकिन उसके बाद चंद मकानों की दीवारें बिल्कुल जुड़ी हुई थी, इसलिए उसके बाद हमें नीचे नहीं उतरना पड़ा था। कारी साहब खामोशी से आगे बढ़ते गए। मैं भी उनके एक कदम पीछे चलता रहा। हमने मुसलसल 5-6 मकान अबूर किए थे। ये तमाम मकान एक ही कतार में मौजूद थे और यकीनन तमाम के मालिकान का एक दूसरे से खास ताल्लुक था, तभी वो रास्ता वजूद में आया था। 150-200 मीटर के बाद हम जो दरवाजा खोलकर बाहर निकले वो अंदरूनी जानिब से लोहे का था, मगर बैरूनी जानिब यूं पत्थर की चट्टान तराश कर उसमें नस्ब की हुई थी कि देखने वाले को वो कुदरती और ठोस चट्टान की तरह ही लगता। उसके साथ वहाँ झाड़ियों का भी काफी घना झुंड मौजूद था। उस रास्ते का इख्तिताम एक नाले में हो रहा था। दरख्तों के झुंड से निकले बगैर कारी गुलाम मोहम्मद ने उस नाले के हुदूद दरबे पर रोशनी डाली और हम वापस मुड़ आए। कमरे में आकर कारी गुलाम मोहम्मद मुझसे इजाजत लेकर बाहर निकल गया। जाने से पहले वो टॉर्च और एक मुखाबरा मेरे हवाले कर गया था। मुखाबरे के बारे में उसने हिदायत की थी कि उसे मैं चैनल नंबर 15 पर हर वक्त ऑन रखूं। किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल में कारी साहब ने हमें होशियार करना था और उसके बाद जरूरी था कि हम कमरे का दरवाजा अंदर से खोलकर इस मखसूस रास्ते पर फरार हो जाते। मैंने पलवशा को भी तमाम तफसीलात से आगाह किया। सोने से पहले हमने अपना सामान तैयार हालत में संभाल कर रख लिया था ताकि नागहानी सूरत हाल में हम अपनी चीजें समेटते न रह जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती